दोस्तों आज जो है हम लोग बीपीएससी टीआरडी 1 के जितने भी प्रश्न आए थे पॉलिटी के उसको हम एनसीईआरटी सोर्स से ट्रेस करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि बीपीएससी टीआरडी 1 में जो है टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं टीआरडी में वो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज के होते हैं और जीएस के जो है 40 क्वेश्चन का है। ये जो 9th और 10th का है, जो 9th और 10th के टीचर बनेंगे उसके लिए है बीपीएससी 9th और 10th टीचर के लिए। उसमें जो है जीएस जो पूछे जाते हैं वो 40 क्वेश्चन पूछे थे। इसमें कुछ मैथ्स के भी सवाल होते हैं, कुछ करेंट होते हैं, कुछ जो है जीके जीएस भी होते हैं। और जो उसका 2 सब्जेक्ट होता है उसमें से 4 सब्जेक्ट वो पूछते हैं, उनमें से किन्हीं जो है 2 पेपर का जो सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है। जैसे उसमें हिस्ट्री दिया रहेगा, ज्योग्राफी दिया रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, पॉलिटी रहेगा। तो इन्हीं 4 में से किसी 2 पेपर को आपको सॉल्व करना है, जिसमें कि हर एक से 40-40 क्वेश्चन रहते हैं सारे पेपर में। तो 40 और 30 ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, 70 क्वेश्चन प्लस यहाँ से और 80 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल 150 क्वेश्चन। तो इसमें से आप या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले लीजिए, या हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री इकोनॉमी या पॉलिटी या ज्योग्राफी, कोई भी मतलब इनमें से 2 पेपर को सॉल्व करना होता है, और बाकी लैंग्वेज और जीएस। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना होता है। और ये जो होता है 9th और 10th लेवल का ही क्वेश्चन होता है इसमें जो होता है, क्योंकि ये टीचर भी 9th और 10th के लिए ही है, 9th और 10th टीचर के लिए। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 40 क्वेश्चंस, उनमें से जो एनसीईआरटी 9th और 10th से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग जो आज ट्रेस करेंगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चंस जो टीआरडी 1 में पूछा गया था। टीआरडी 1 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे 40 क्वेश्चंस, उसमें से जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और वो मेनली हम 9th और 10th को ही देखेंगे। तो इसमें से लगभग जो है 25 क्वेश्चंस हम देखें कि किसी न किसी तरह 25 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। वो 40 में से लगभग 25 क्वेश्चंस 9th और 10th से ही होते हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो 9th क्लास से आता है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो है कि द स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर। मतलब कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब लोकसभा का, वो सबसे ज़्यादा किसके पास है और ये सबसे कम किसके पास है। तो इस तरह से इसको सजाना है। तो सबसे कम से सबसे अधिक को सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो देखते हैं कि बिहार के पास जो है 40 है, महाराष्ट्र के पास 48 है, उत्तर प्रदेश के पास 80 है, और वेस्ट बंगाल के पास 42 है। तो सबसे कम से हमको सबसे अधिक की तरफ जाना है। सबसे कम तो बिहार के पास है, तो ऑप्शन में सबसे पहले हमको बिहार मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मतलब कोई भी नहीं है इनमें से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम होता है क्या होता, पहले बिहार आता, फिर जो है वेस्ट बंगाल आता, फिर जो है महाराष्ट्र आता, और फिर जो है वो यूपी आता। ये क्रम रहता है तो उसका आंसर हो जाता, लेकिन नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाई इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार क्यों अच्छा माना जाता है, क्या कारण है। तो इसका देखिए ये क्लास 9th के चैप्टर 1 में दिया हुआ है, पेज 11 में देखिएगा कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ये सीधा दिया हुआ है। दूसरा है कि दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये भी ऑप्शन सही है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इट डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तीनों ऑप्शन सही है। ये तीनों जो है आप देखिएगा 9th क्लास के चैप्टर 1 से ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन तीनों दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस हिज या हर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ। मतलब प्रेसिडेंट जो है अपने पावर का जो इस्तेमाल करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से, या द सुप्रीम कोर्ट, या कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, या मोर देन वन। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 9th के चैप्टर 4 में कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही एडवाइस पे जो है कोई भी कार्य करेंगे, कौन, राष्ट्रपति।
तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो मंत्री परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सजेस्ट, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या सजेस्ट करता है, क्यों लाया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो कोई भी जो है एमएलए या एमपी जो चुने जाते हैं वो जो है अपना पार्टी चेंज नहीं कर सके, इसके लिए जो ये लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमेंडेड टू प्रिवेंट चेंजिंग पार्टीज। तो इसका आंसर बी हो जाएगी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये कहा गया है, किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है, जनता द्वारा है। तो ये 9th क्लास के चैप्टर 1 में दिया गया है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर दिया गया है, अब्राहम लिंकन को यहाँ पर कोट करके बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब ये जो बोला गया है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है ये लाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट देखिए कि बाय विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज अपार्थाइड फॉलोड एज एन ऑफिशियल पॉलिसी बिटवीन 1948 टू 1989। मतलब विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया, मतलब रंग भेद को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्लास 9 के ही चैप्टर 2 में दिया गया है कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, साथ दिया गया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, 14 सितंबर या 25 जनवरी या 5 जून। तो राष्ट्र वोटर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप देखिए क्लास 9 के ही चैप्टर 3 में दिया गया है यहाँ पर कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड द नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा वो 25 जनवरी हो जाएगा, राष्ट्र वोटर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी क्लास 9 से पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मंडल कमीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1980 रिकमेंडेड डैश रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया था मंडल कमीशन के द्वारा। तो मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो यहाँ पर क्लास 9 के चैप्टर 4 में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर दिया हुआ है कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल सर्विस पोस्ट, यहाँ भी दिया हुआ है। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ सोल, हार्ट ऑफ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या मोर देन वन। तो मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है, कौन सा मौलिक अधिकार। तो ये भी क्लास 9 के चैप्टर 5 में दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर जो है बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है हार्ट एंड सोल बोला है, यानी कि आर्टिकल 32 को इन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो है आत्मा और हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, अच्छा इस ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच राइट इज स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू फ्रीडम या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो देखते हैं दिया गया है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। ये देखिए क्लास 9 के चैप्टर 5 में ये दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये हो जाएगा आपका 25 से 28 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा आपका 19 से आपका 22। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा आपका 32। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और इसका जो होगा वो आर्टिकल 29, 30, 29, 30 होगा। ठीक है। Which is not correct about the Constituent Assembly. It had more than 300 members. Its first meeting was held in July 1946. It adopted many details and procedures from the Act of 1935. संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, या इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया गया। तो देखिए इसमें दिया गया है कि इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो पहला जो मीटिंग हुआ वो तो 1946 में हुआ। यहाँ पर जुलाई दिया हुआ है, जबकि हुआ था दिसंबर में। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। यहाँ पर दिया हुआ कितना, 300। तो यहाँ पर होगा 299। तो ये भी गलत है। It adopted many details and procedures from the Act of 1935. ये सही है। यहाँ पर देखिए that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of India Act 1935. तो ये भी क्लास 9 का ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि which of the following is not an element of the Belgium model। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ब्रुसेल्स के एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। मतलब ये है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, या दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पर तीसरा प्रकार का गवर्नमेंट होता है, जो कि जिसको बोलता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ कि दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। तो ये सही है। दूसरा क्या है, नया सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबोर्डिनेट टू द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी सही है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। तो ये भी सही है एक तरह से। द गवर्नमेंट इज द नॉट सबोर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सही है। तीसरा और क्या है, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। द फ्रेंच speaking people accepted equal representation Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। मतलब ब्रुसेल्स की एक प्रकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ये भी सही है। ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट बोथ कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहीं पे बोल दिया गया है। तो तीनों के तीनों सही है, मोर देन वन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका, 1957, 1956 या 1960। तो ये भी क्लास 10th में है, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से।
इसमें दिया गया है कि इन 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंका का एकमात्र जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है श्रीलंका का सिंगला, जो कि 1956 में पास किया लाया गया था, नियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है पावर शेयरिंग से क्वेश्चन है। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक तो ये ऑप्शन है, क्या ये सही है या गलत है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। एवरी सोसाइटी नीड्स सम form of power sharing even if it is small or does not have social decision। तो देखिए यहाँ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो पावर जो है हमारे देश में जो है अलग अलग है, एक तो विधायिका है, कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, तो अलग अलग है सब। तो ये पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तो सही है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी सही है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी सही है। तीसरा है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव अ सोशल डिसीजन। तो यहाँ पे एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव अ सोशल डिसीजन, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों जो सही है, तो इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। जंगल, कृषि, पुलिस, कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो हम लोग जानते हैं कि एक जो है सेंटर लिस्ट होता है, मतलब जो केंद्र के अधिकार में आता है, एक स्टेट होता है, और एक जो है दोनों के लिए होता है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सरकारों के लिए होता है। जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सब जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इसी में फॉरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ भी जंगल है, और तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्लास 10th के चैप्टर फेडरलिज्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का क्या प्रदान करती है। राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, सभी लिंगों के लिए समान वेतन, या सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, मतलब सभी को जो है सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल वेजेस फॉर ऑल जेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट डैश कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। किसको मतलब पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को, रिलीजन को, या इकोनॉमी को। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो दिया गया है गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है क्लास 10th का है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से, चैप्टर 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर द कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दिया गया है दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये 3 देश है जो कमिंग टुगेदर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड है और बेल्जियम नहीं है, स्पेन नहीं है, तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ये क्लास 10th का फेडरलिज्म चैप्टर से है। टू बिकम अ स्टेट पार्टी, a party has to secure at least dash of the total votes in an election to the legislative assembly of a state। इसका आंसर क्या होगा? 6, 8 या 10%। तो क्वेश्चन देखिए कि a party that secures at least 6% of the total votes in elections of the legislative assembly of state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। तो 2 कंडीशन होता है, एक तो 6% जो है आपको वोट शेयर लाना है, और साथ ही साथ विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, और 2 सीट्स जितना भी होता है, मतलब राज्य पार्टी बनने के लिए, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव के कुल वोटों का कम से कम 6% लाना पड़ता है, और साथ ही साथ 2 सीट, तो इसमें ऑप्शन दिया है 6%। इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। What is called when power is taken away from central and state governments and given to the local government? जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर के स्थान सरकार को दे दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए when power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization। तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। When did the Black Power movement emerge? तो ब्लैक पावर कब हुआ था? तो the Black Power movement emerged in 1966 and lasted till 1975। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। ये भी शायद लिखा नहीं है, ये भी एनसीईआरटी 10th क्लास से ही है, 10th का ही चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट्स द नीड्स एंड इग्नोर्स द डिमांड्स ऑफ द पीपल, या डेमोक्रेसी इज करप्शनलेस, डेमोक्रेसी इज इरेगुलर, या मोर देन वन ऑफ द एबव। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, लोकतंत्र अनियमित है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टरल कंपटीशन। तो ये तो भ्रष्टाचार रहित नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार होता है इसमें, लोकतंत्र में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कि डेमोक्रेसी ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट्स द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफ्टन इग्नोर्स द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स। तो ये भी इसमें कौन सा सही पूछ रहा है ना। तो ये सही है, डेमोक्रेसी जो है ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफ्टन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स। तो ये सही है, ये सही है। अब हो गया लोकतंत्र अनियमित है। लोकतंत्र अनियमित नहीं होता है, ये जो है हमेशा होता है, ये रेगुलर होता है, हर एक 5 साल पर जो है चुनाव होगा ही होगा। तो अनियमित जो होता है वो राजा में होता है, या कहीं पर मतलब शासन कर रहा है कोई राजा, या जो भी हो, मतलब बोल सकते हैं यहाँ जहाँ पर कि मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, लाइक नॉर्थ कोरिया वगैरह। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो रेगुलर होता है, लोकतंत्र रेगुलर होता है, हर एक 5 साल में आपको चुनाव होता ही होता है, चाहे किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री को देख लीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, अनियमित नहीं होता है, लोकतंत्र नियमित होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसके बारे में नहीं दिया था एनसीईआरटी में, ये 2 ऑप्शन दिया होता, इसलिए तो ये तो हम लोग समझ भी सकते हैं कि लोकतंत्र अनियमित होता है या नियमित होता है। तो इस तरह से बना सकते हैं इस प्रश्न को।
कम से कम ये तो हम लोग को मालूम होगा ये दो, तो इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लास 11 से है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर included in the Constitution in 1976 by which of the following amendment acts? तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है? तो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ 42 अमेंडमेंट के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 324, 48 या 342? ये भी क्लास 11 का है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 324 जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इस तरह से 324 हो जाएगा। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड? 91, 91, 92 कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, इन दिस बैकग्राउंड गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 एन इंस्टीट्यूशन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो 1993 में दिया गया था, तो ये तीनों में से कोई भी सही नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मच टाइम वाज टेकन इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? कितना समय लगा भारत संविधान को बनाने में, कितना समय लगा? इसका सही समय तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया, ये तो डेट दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 का, एक ये डेट दिया हुआ है, और दूसरा जो डेट दिया है जब इसको एडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को ये दिया गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट समय नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर तो ऐसे सी होगा। और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यही टाइम मिलेगा। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्लास 11 का था ये क्वेश्चंस। तो 2-3 क्वेश्चन जो है क्लास 11 से था, बाकी जो है क्लास 9th और 10th से था। कुछ और क्वेश्चंस भी था जिसमें कि 1 या 2 ऑप्शंस तो उससे बन जा रहा था, बाकी जो है प्रॉपर जो क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पा रहा था। तो इस तरह से ये जो हम क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो लाइन बाय लाइन था 9th और 10th से इतना क्वेश्चन। तो देखिए कि आप लोग अगर इसका तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई का जो आने वाला है, तो उसमें किस बुक को आप पढ़ना चाहिए आपको पॉलिटी के लिए? तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मेनली तो आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही कुछ ऐसा बुक अलग से पढ़ना होगा जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हो, संसद के बारे में पढ़ना हो, उसके कुछ आर्टिकल्स उसके वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टीआरई 2 का हम देखेंगे एनसीईआरटी सोर्स। ठीक है।